पैरासीटामोल तो ऐसी होगी जैसे घर में वो होता है ना, प्रसाद खा लिया, सुबह पूजा कर ली, तो पैरासीटामोल तो आम आदमी के हर घर में पड़ी है। उसको हम कोरिलेट कर पा रहे हैं मलेरिया से, इवन कोविड से भी उसको कोरिलेट करा गया था कि जब कोविड का इन्फेक्शन हुआ था तो अगर आप देखेंगे तो कई सारे डॉक्टर्स ने कई सारी फार्मा कंपनीज ने वो मेडिसिन भी निकाली थी जो आयुष काढ़े को नाम दिया गया था। जिनको गैस्ट्रिक इश्यूज हैं उनको कभी भी सुबह उठते खाली पेट फ्रूट नहीं खाना चाहिए। जिनको गैस बनती हो उनको फल नहीं खाना चाहिए। उनको फल नहीं खाना खाली चाहिए। पेट। हाँ, कोशिश ये करनी चाहिए कोई भी सुबह खाली पेट एकदम से उठते ही फल ना खाए। कम से कम जो आदमी रात को पी रहा है, जो 90% जनता आज के टाइम में रात को मतलब शराब लेती है। बिल्कुल ठीक है। जो भी आप चीज़ खाएंगे वो इसको परेशान करेगा ही करेगा, क्योंकि ये कोशिश करता है कि आपका शरीर परेशान ना हो, तो ये खुद परेशानी झेलता है। अब ये इकलौती अकेली ऐसी पैथी है, ऐसा सिस्टम है, ऐसी ट्रेडिशनल मेडिसिन है जहाँ पर जो डिजीज है उसकी ट्रीटमेंट भी बताई जा रही है और जो ठीक हैं उनको ठीक कैसे रखा जाए उसके बारे में भी बताया जा रहा है। नमस्कार दोस्तों, साथियों, मैं सतीश लोटा आपका भाई एक बार फिर आपके सामने एक नए टॉपिक, एक नई जानकारी और एक आम लोगों को जागरूक करने के लिए, हम सबको जागरूक करने के लिए एक एपिसोड लेकर आऊँ। काफ़ी दिनों से सोच रहे थे एस्ट्रोलॉजी के ऊपर, हमने पीछे एपिसोड बनाए, शायद आपको बहुत सारी चीज़ें उसमें व्यूज़ भी हमारे को अच्छे मिले और लोगों ने सुना भी, हम मेरे से भी बात होती है लोगों की, लोगों ने बताया तो उसमें भी लोगों को जानकारी मिली, काफ़ी चीज़ें उसमें हमारे को समझ आई और हमें आगे उसमें एस्ट्रोलॉजी में हमने भी कुछ सीखा। नहीं जैसे पीछे एस्ट्रोलॉजर आए थे उनसे भी हमने बहुत कुछ सीखा, फिर हमारे पास हस्तरेखा विशेषज्ञ आए उनसे ही बात हुई तो बहुत कुछ सीखने को मिला। आम जनता को भी बहुत कुछ सीखने को मिला, जिससे आप लोगों का प्यार मिला और फ़ोन आए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज जो टॉपिक हम लाए हैं कि इंसान जो है ना, वो सबसे उसकी जो दिनचर्या है, जब वो खाता है, पीता है, सोचता है, सब करता है, तो उसके शरीर पे कितना इफेक्ट पड़ता है खाने का। क्योंकि सुबह से लेकर शाम तक हम जो है खा लो, बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं यार मुंह चलता रहना चाहिए, आधा घंटा हो गया कुछ खाया नहीं, अब कुछ खा लेते हैं, और नमकीन लिया, ये लिया, वो लिया, इन्हीं चीज़ों में हम घिरे रहते हैं, तो इसका शरीर पे कितना इफेक्ट पड़ता है। आज हम देखते हैं कि 22 साल के 25 साल के बच्चे बीमार हो रहे हैं, उन्हें बड़ी बड़ी बीमारियां आजकल घेर के बैठी हैं, पर 30 साल तक तो बीमारियां लग जाती हैं। बीपी और शुगर की बीमारी 30 साल के बाद आपको गिफ्ट में मिल रही है। उसका क्या कारण है, क्यों हो रही है, या बड़ी बड़ी और भी बहुत सारी बीमारियां हैं। आजकल बच्चे जो हैं अल्कोहल लेने में ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, स्मोकिंग करने में ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, इन चीज़ों में ध्यान दे रहे हैं। शरीर पे अल्कोहल तो आजकल एक आम बात हो गई, जैसे अल्कोहल लेने का मतलब है किसी से मिलना है तो बिना अल्कोहल के बात ही नहीं होती। जैसे कहते हैं जी, अरे किसी के साथ दारू पीने बैठो तो बिजनेस की डील खुलती है, तो इस चक्कर में हम शरीर भूल गए हैं, और वो डील खुले ना खुले शरीर जरूर चला गया है। तो इसी चीज़ को लेकर आज हम जिनसे बात करने जा रहे हैं, नामी शख्सियत हैं, आयुर्वेद के डॉक्टर हैं, और एमडी एक पोस्ट होती है, उसमें एक एमडी एक डिग्री होती है, उनको लेने के बाद एक इंसान एक डॉक्टर को होता है, एक्सपीरियंस डॉक्टर है, बहुत सालों से हैं। तो सोचा कि मैंने आप लोगों से जब इनकी बात कराई जाए, आप लोग भी समझें कि घर में हमारे बहुत कुछ है, घर में क्या खा रहे हैं, क्या वो सही है या नहीं है, वो चीज़ भी एक बार देख लेंगे। तो उसी चीज़ को लेकर मैंने कहा बात करी जाए, क्योंकि शरीर सबसे ज़रूरी है। मेरी उम्र आज 38-40 के आसपास हो रही है, तो शरीर सबसे इम्पोर्टेंट है। मेरे आसपास जितना भी सर्कल है वो सारा बॉडी पे बात करने लगा है, बीमारियों पे बात करने लगा है, तो मुझे लगा ये ज़रूरी है, इस पे एपिसोड बनाना चाहिए। और आयुर्वेद डॉक्टर के साथ बनाने का ये था कि हमारी जो चीज़ें हैं वो घर से शुरू होती हैं, घर में ही हमारी दवाइयाँ हैं। हम जो चीज़ खा रहे हैं वही अगर हम उसको छोड़ दें, या उस चीज़ में क्या चीज़ें हमें करनी चाहिए जिससे हमारा शरीर ऑटोमेटिकली ठीक हो जाए। शरीर ईश्वर की देन है और बहुत अच्छी देन है, जिसकी परिवार का आशीर्वाद, और शरीर जो हमें ईश्वर की देन है वो बहुत बड़ा आशीर्वाद है। तो उसी को लेकर है कि हम कैसे करेंगे, क्या खाना चाहिए, कौन सी चीज़ अवॉइड करने से शरीर बेहतर बना रहेगा, और आजकल कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जो हमारे शरीर को जल्दी इफेक्ट करेगी और हमें पता ही नहीं, हम आमतौर पर उसको ज़िंदगी में लाए बैठे हैं। तो उसके ऊपर हम बात करेंगे डॉक्टर निशांत मिश्रा से अब हम बात करेंगे। एमडी हैं आयुर्वेद में और प्रोफेसर मेडिकल कॉलेज में धन्वंतरी आयुर्वेदा हॉस्पिटल है, उसमें असिस्टेंट प्रोफेसर की भूमिका भी निभा चुके हैं। तो डॉक्टर साहब नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे शो में, द सतीश लोटा शो में। सर आज हम आपसे बात करेंगे कि ये आयुर्वेद आजकल बहुत सारा, मैं भी रील्स तो मैं बहुत देखता हूँ, मतलब 4-5 घंटे मेरे रील में ही बीत जाते हैं, आंखें भी खराब होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं इसमें। तो
आयुर्वेद जो है उसके ऊपर बात करेंगे। आयुर्वेद है क्या, हमें कब से मिला, कब से आयुर्वेद, और आयुर्वेद हमें क्या देता है, इसके बारे में थोड़ा आप हमें बताएं। सतीश जी, पहले तो मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करूंगा कि जी। आपने अपने शो पे मुझे बुलाया, आपने आमंत्रण हम्म, दिया मुझे। और आपके जितने भी व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, उनको मैं अभिनंदन करता हूं। आज हम आयुर्वेद के ऊपर में बात करने वाले हैं, जो हम्म, आज हर घर में जिसके लिए बात हो रही है और होनी भी चाहिए। कुछ साल पहले हो जानी चाहिए थी। चलिए, देर आए दुरुस्त आए, चलेगा, वो भी कोई दिक्कत नहीं। आपने सबसे अच्छा क्वेश्चन सबसे पहले ही पूछ लिया हम्म, कि आयुर्वेद क्या है। आयुर्वेद एक अथाह सागर है। आज उसके बारे में हम स्टार्ट करेंगे, तो मैं सिर्फ एक चीज़ बोलूँगा, स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम। इसका मतलब क्या है? जो स्वस्थ है उसका स्वास्थ्य कैसे बनाए रखा जाए, और जो डिजीज्ड है उसको कैसे ठीक किया जाए, जिसके बारे में जहाँ लिखा हुआ वो आयुर्वेद है। अब ये इकलौती अकेली ऐसी पैथी है, ऐसा सिस्टम है, ऐसी ट्रेडिशनल मेडिसिन हैं जहाँ पर जो डिजीज्ड है उसकी ट्रीटमेंट भी बताई जा रही है, और जो ठीक हैं उनको ठीक कैसे रखा जाए उसके बारे में भी बताया जा रहा है। आप खुद सोच के देखिए, आप किसी भी हॉस्पिटल में जाते हैं, कभी आपको कोई वो वेलनेस के लिए कुछ बोलते हैं कि वेलनेस के लिए यार ये बात करते हैं, आप अपने आप को ठीक कैसे रख सकते हैं, बात करते हैं? अभी तक बात कुछ नहीं हो रही थी। सिर्फ कहते हैं दवाई लो ठीक करेक्ट। हो जाओगे। आयुर्वेद ये नहीं बोलता। आयुर्वेद बोलता है जो ठीक है उनको ठीक रखने की कोशिश की जाए, और जो डिजीज है उनको ठीक किया जाए। तो इसीलिए बोला गया है स्वास्थ्य से स्वास्थ्य रक्षणम, जो स्वस्थ है उसके स्वास्थ्य की रक्षा करिए। आतुरस्य विकार प्रशमनम, यानी कि जो आतुर, जो विकार से ग्रस्त है, जो बीमारियों से ग्रस्त है, उसको ठीक किया जाए। तो ये आयुर्वेद है, जहाँ पर दोनों चीज़ों के बारे में बात की जाती है। तो जैसे हमारी जो दिनचर्या है, जैसे मैं एक छोटी सी एक बात करता हूँ कि एक आम आदमी, ज़्यादा बड़ी बात ना करूँ, अगर वो 60 साल तक जीता है तो कम से कम 70 लाख रुपए के आसपास, एक अंदाजा 70 लाख, 1 करोड़, ये रकम कहीं भी जा सकती है। तो इतना अपने ऊपर खर्च कर देता है पूरे जीवन काल में, बचपन से लेकर 60 साल तक की उम्र तक 1 करोड़, 1.5 करोड़, कितना भी जा सकता है, कोई इसमें कोई लिमिट नहीं है। क्योंकि आजकल तो बस पूछो मत कि क्या हाल हो रखा है आदमी का। तो ऐसी कौन सी ऐसी दिनचर्या जो हमारी होती है, जैसे आजकल हम ना मॉर्निंग में उठने के बाद हमारे घरों में डब्बे भरे पड़े हैं, मेरे रिश्तेदारों के घरों में। तो मतलब मेरे चाचा हैं, उनके मतलब इतना बड़ा डब्बा है, उसमें बीमारियां, मतलब उसमें गोलियां जो है ना, वो भरी हुई हैं, मतलब हम्म। पत्ते के पत्ते भरे हुए हैं। और सुबह उठते मैं आमतौर पर लोगों को देखता हूँ जो बुजुर्ग हैं, 60 साल के, 70 साल के, हम्म। 55 साल के, तो सबसे पहले उठते ही एक गोली, हम्म। उठते ही सबसे पहले काम है गोली खानी है। मतलब आपकी शुरुआत ही दवाई से हो रही है। तो आप चल रहे हो, क्या ये कितना सही है और क्या है, क्यों है, इसके बारे में आप बताओ एक बार। चलिए, इसके बारे में कुछ फैक्ट्स मैं आपको बताता हूँ। हम्म, मुझे आपने बोला कि ना 50-60 साल के जो लोग हैं ना, वो उठते सुबह के टाइम पे खाली पेट का कैप्सूल और जो भी दवाइयाँ खा हाँ, रहे हैं। इसमें असल फैक्ट ये है कि 20-22 साल का लड़का भी, लड़कियाँ भी उठ के सबसे पहले सुबह खाली पेट के कैप्सूल्स खा रहे अच्छा, हैं। क्योंकि उनकी लाइफस्टाइल ऐसी होगी है कि रात को तो वो जगते हैं, वो दिन में सोते हैं। रात को जो ई कॉमर्स वाली चीज़, या मैं कहूँगा क्विक कॉमर्स वाली चीज़ होगी ना, वो तुरंत से ऑर्डर करते हैं और उनके पास में वो 10 मिनट में डिलीवरी हो जाती है। और हम्म, रात के टाइम पे वो जितना भी फूड जो बाहर का होता है, जैसा भी वो प्रोसेस्ड होता है, वो खाते हैं। तो उसके बाद में सुबह उठ के उनको वो एसिड रिफ्लक्स होना स्टार्ट हो जाता है, तो उस टाइम पे इंस्टेंटली रिलीफ चाहिए होता है। तो वो तुरंत से वो एक कैप्सूल या एक टैबलेट उठा के खा लेते हैं, और उनको लगता है तो मैं ठीक हो गया, सप्रेस हो गया ना वो, तो ठीक हो गया मैं तो। आज ये सिर्फ 60 ईयर्स वाली प्रॉब्लम नहीं रही है, ये 20s की, अब मुझे लगता है कि 20s में, अर्ली 30s में ये होने लगा है। हाँ होने लगा। तो ये कोई बड़ी बात नहीं हुई है। इसका कारण भी हम ही है। हमने जितना अपनी लाइफ को दिखावे वाली चीज़ बना दिया है। जैसे आपने स्टार्टिंग में आपने बोला है कि जब तक अल्कोहल किसी भी बिजनेस डील में या सोशलाइजिंग में नहीं होगा, सोशल लाइफ में नहीं आएगा, तब तक मज़ा नहीं आएगा। सेम चीज़ इसके साथ भी हो गई है। आप मुझे ये बताइए, आजकल विटामिन B12 की डेफिशिएंसी बहुत देखी जाती है। आप हम्म, किसी से भी बात करिए, विटामिन B12 बड़ा कम होता जा रहा है। आपस में बात करेंगे, पता नहीं मेरा भी कम आ रहा है, आपका भी कम आ रहा है। थोड़ा सा पीछे जाइए थोड़ा सा आप। अब मुझे बताइए, इससे पहले कब सुनने को आपको मिलता था B12 की डेफिशिएंसी कम हो गई है? मेरे को तो अभी तक नहीं पता विटामिन 12 है क्या और क्यों लेना चाहिए, कि मर, क्योंकि आज तक इस स्टेज में मैं तो नहीं आया। पर कई दोस्तों से बात होती है तो वहाँ ये भी भाई B12 की कमी है, अब हर विटामिन तीसरे, की कमी है, कौन सा हाँ। विटामिन चाहिए, अरे भाई कौन सा, हमें तो पता ही नहीं है, क्योंकि मुझे तो परमात्मा की दया से ये चीज़ें नहीं हो पाई। पर बाकी लोग लेते हैं ये विटामिन वाली दवाई, ये हम्म। वाला, ये ओमेगा, ये हम्म। क्यों लेना है भाई, शरीर हम्म। पता ही नहीं मेरे को तो इन चीज़ों की जानकारी नहीं। ऐसा क्यों है, ये दवाइयाँ क्यों हैं, इनके नाम अब हमें याद क्यों हो रहे हैं। ये बिल्कुल ठीक है सर। कुछ साल पहले तक अगर आप देखेंगे तो खाली पेट के कैप्सूल्स का इतना चलन था भी नहीं। अच्छा, आज ओवर द काउंटर मिलने लगे ना, OTC आइटम हो गया है हाँ, कि आप गए मेडिकल स्टोर से, बोला मुझे एसिडिटी जलन हो रही है, लाइए मुझे कुछ दे दीजिए, इंस्टेंटली जो काम कर जाए। हाँ, तो OTC आइटम बन गया है, तुरंत जाके आपने ले लिया। ये चीज़ पहले नहीं थी।
उस टाइम पे इतनी विटामिन B12 की डेफिशिएंसी भी नहीं हुई। मैं आज ये भी नहीं कह रहा हूँ कि डायरेक्टली कोरिलेट कर रहा हूँ, पर आप थोड़ा सा स्टेज वाइज देखिए ना कि सिंक्रोनाइजेशन किस तरह की चल रही है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ जितनी भी खाली पेट की चीज़ें हो रही हैं, आपको लगता है ये एक हैबिट बन गई है। ब्रश से पहले भी मतलब ये काम किया जा रहा है, जैसे हमारी डेली हैबिट है ना, उठेंगे, ब्रश करेंगे, अपनी रेगुलर दिनचर्या फॉलो करेंगे, तो ये खाली पेट का कैप्सूल दिनचर्या बन गया है। अब इससे होता क्या है, पहले इसको समझ लेते हैं। आपको एसिडिटी हुई, एसिड रिफ्लक्स हुआ, तो आपने उसको एक कैप्सूल, एक टैबलेट खाना स्टार्ट कर दिया। अब उसके बाद वो जैसे ही आपको एसिड जो फॉर्म होने वाला था और आपको फीलिंग आने वाली थी, वो उसको सप्रेस कर देता है। अब आपने कुछ दिन के लिए उसको लिया और आपने उसको स्टॉप कर दिया। अब होगा क्या, वो उससे एग्रेवेट होके आएगा आपका एसिड रिफ्लक्स जो है। अच्छा। जो आपको ब्लोटिंग हो रही थी, जो आपको नोजिया फील हो रहा था, जो आपको डिस्कम्फर्ट था एब्डोमेन में, आपको लग रहा था पेट में कुछ हलचल चल रही है, कुछ बेचैनी है, क्योंकि आपने रात को आप सोते नहीं हैं, रात को अच्छा खाना खा नहीं रहे हैं, टाइम से आपकी कोई फिजिकल एक्टिविटी आपकी है नहीं, सिस्टम के सामने आप बैठे रहते हैं, तो उसकी वजह से आपकी जो मूवमेंट्स हैं वो रिस्ट्रिक्ट हो गई है। आपका एब्डोमेन जो है वो परेशान होने लगा है, लीवर आपका परेशान होने लगा है, आपके रिफ्लक्स जो है, जो डाइजेस्टिव एसिड था वो वापस ऊपर आने लगा है। अब उसको अच्छा। सप्रेस करने के लिए आप OTC आइटम खाते हैं, उससे आपकी OTC आइटम? OTC आइटम जैसे वो खाली पेट कैप्सूल जिसको मैं अच्छा बोल रहा हूँ, अच्छा। उसमें भी अलग अलग वैरायटीज़ होती हैं। H2 इनिबिटर्स होता है, PPIs होते हैं, एंटासिड्स होते हैं, ये अलग अलग तरीके से काम करते हैं। उनके अंदर के रोल में इसको थोड़ा सा हिंदी में जैसे आपने बताया ना, इसको थोड़ा सा वैसे समझा दो। इसका मतलब मैं बताता हूँ सर, जैसे स्टार्टिंग में आपको, आज मैं एक नया इंसान हूँ जिसको थोड़ा सा एसिडिटी फील हुई, तो सबसे पहले मैं एंटासिड पे जाऊँगा। तो एंटासिड का मतलब ये होता है जो आपके एसिड को शांत कर दे। जैसे कहा जाता है ना, एंटी नेशनल, हम्म एंटी सोशल, तो ऐसे एंटासिड, यानी कि जो एसिड के अगेंस्ट जो काम आपके करे, पेट में जो एसिड बन रहा है, तेजाब बन रहा है। उसको ठीक नहीं करे, हाँ। उसको उसको सप्रेस कर दे, उसको दबा दे, उस फीलिंग को दबा दे। अच्छा। आपको दर्द हुआ, आपने पेन किलर खाई तो दर्द शांत हो गया, लेकिन जहाँ पर पेन हो रहा था वो रूट कोज ठीक नहीं हुआ ना। हाँ, वो ठीक नहीं हो, मतलब वो आप दर्द हो समझे? गया, आपको लगा ठीक हो गया। सेम चीज वही है। आपको उंगली में कोई कट लगा, आपको हाथ पे कट लगा, अब आपने उसके लिए दर्द बहुत ज्यादा हुआ तो आपने कोई पेन किलर खा ली, लेकिन वो जो दर्द हुआ था वो तो ठीक नहीं हुआ वो ना। नहीं हुआ। अब वो दो तरीके से ठीक होगा, या तो आप उस पर कोई एप्लीकेशन करें, कोई चीज लगाएं घाव ठीक करने के लिए, या बॉडी अपने आप ठीक करना स्टार्ट करे, जो सेल्फ हीलिंग जिसको बोलते हैं। आने वाले 2 दिन में, 1 दिन में वो धीरे धीरे हील होना स्टार्ट हो जाएगा, तो पेन ऑटोमेटिकली सबसाइड हो जाएगा। लेकिन इंस्टेंटली पेन को दबाने के लिए आपने क्या करा, आपने वो पेन किलर खाई। सेम चीज इन चीजों के साथ में, जिनके मैंने नाम बताए आपको, H2 इनिबिटर्स, PPIs, एंटासिड, ये वो चीजें हैं, वो ये दवाइयाँ दवाइयाँ हैं, ये वो दवाइयाँ हैं। अच्छा, दवाइयों के नाम है? ये एग्जैक्ट दवाइयों के नाम नहीं है, इसके अंदर भी दवाइयों की कैटेगरीज आती हैं। अच्छा। हाँ, दवाइयों की कैटेगरीज आती हैं। मैंने आपको एक तरीके से मैं कहूँगा कि ये आपको ड्रग का नाम बता दिया है। अच्छा। तो इन्हीं के सब कैटेगरीज में वो अच्छा, मेडिसिन के ब्रांड्स आएंगे। हाँ ठीक है, समझ गया। तो पहले जैसे पैरासीटामोल है, उसका कोई ब्रांड हो करेक्ट, गया जैसे वो एनएसएड्स की कैटेगरी में जो चीजें आती है उसको हाँ। एनएसएड बोलते हैं। आपने जो नाम लिया अभी पैरासीटामोल, वो एनएसएड्स की कैटेगरी में चीज आती है। जैसे कोई पेन अच्छा। किलर हो गया, एनएसएड्स, हम्म तो नॉन स्टेरॉइडल जो होते हैं, जिसमें स्टेरॉइड्स नहीं होते, लेकिन वो पेन रिलीफ का काम करते हैं, फीवर अच्छा। सबसाइड करते हैं, तो एनएसएड बोलते हैं। अब ठीक आपने है। पैरासीटामोल बोला, तो जो कैप्सूल का नाम है वो अलग है। मैं जो बोल रहा हूँ, मैं वो कैटेगरी बता रहा हूँ आपको। तो वो हम खाते हैं, और वो खाते ही वो सप्रेस हो जाता है, हमें लगता है हम ठीक हो गए। और कुछ नहीं, जैसे मुझे भी मैं भी आज तक ऐसे ही चलता हूँ, पर परमात्मा की दया से बीमार कम पड़ता हूँ। मगर क्या है कि जैसे मेरे को हल्का सा भी लगा ना कि मेरे को शरीर में हरारत होनी शुरू हो जाती है कि मैं बीमार अब पड़ने वाला हूँ, 2-4 घंटे में बुखार आ जाएगा, तो मुझे पता चल जाता है कि बुखार आना है। वो बचपन से प्रोसेस देख रहा हूँ, उसको नोट हो गया है दिमाग में, या बुखार आता है, और कई बार आया भी है। तो फिर यह है कि जैसे ही बुखार आने वाला हो, उससे पहले दवाई खा लो, फिर मुझे ठीक हो जाता है, फिर मुझे कुछ नहीं आता। वो एक गोली से मेरे को भाई दिमाग में पैरासीटामोल लेनी है और खानी है, और वो जो मेरे को आने वाला था बुखार, वो मेरा रुक गया। अब उसका शरीर पे इफेक्ट क्या पड़ रहा है मुझे नहीं पता, पर जो मेरे को 2 दिन में परेशान होता काम को लेकर कि मेरा काम नहीं रुका, मेरा शरीर पहले ही ठीक हो गया, मैंने पहले ही ठीक कर लिया। क्योंकि बीमारी आएगी, बुखार आएगा, तो मेरे को 3 दिन दवाई खानी पड़ेगी। मैंने बुखार आने से मतलब आने की शुरुआत हो चुकी थी, शरीर बता रहा था कि बुखार होने वाला है, तो मैंने पैरासीटामोल ले ली, मैं फ्री हो गया। अब मेरे को बुखार नहीं आएगा 2-3 दिन। तो जहां मुझे 3 दिन का कोर्स करना था, तो मैं अपना दिमाग बता रहा हूँ एक आम आदमी की तरह कि मैं क्या करता हूँ, मैंने वो करना स्टार्ट कर दिया। तो पैरासीटामोल तो ऐसी होगी जैसे घर में वो होता है ना, प्रसाद खा लिया, सुबह पूजा कर ली, तो पैरासीटामोल तो आम आदमी के हर घर में पड़ी है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। सतीश जी देखिए, पैरासीटामोल में कोई हानि नहीं है, खाने में कोई हानि नहीं है। पैरासीटामोल करती क्या है? आपके फीवर को कम करने की कोशिश करती है, आपके पेन को सबसाइड करने की कोशिश करती है, वो सिर्फ आपका यही काम करती है। अच्छा। और इसको खाने में कोई हानि नहीं है, बशर्ते ये ज्यादा खाई जाए, ओवर यूज और मिस यूज ना हो जाए। आपको फीवर आया या आने वाला था, आपने वो टेबलेट खाई, आप कुछ हद तक ठीक हो गए, तो कोई हार्म नहीं है। सभी लेते हैं, हम भी लेते हैं,
अगर किसी को बीमार होगा, बुखार होगा, तो वो पैरासीटामोल या कोई भी आयुर्वेदिक इस तरह का काढ़ा या कुछ भी लेगा। लेकिन ओवर यूज या मिस यूज के हर बार थोड़ा सा भी बॉडी पेन कर रही है तो तुरंत और पैरासीटामोल खा कितने लीजिए। mg तो आज, पहले तो हम खाते थे 500 mg में बुखार उतर जाता था, अब वो 650 में उतरता है हमारा। बिल्कुल ठीक बात है सर। वो क्या है? बॉडी की इम्यूनिटी खत्म होती जा रही है सर। अच्छा। बॉडी की जो रेजिस्टेंस पावर थी ना, वो खराब होती जा रही है। अब बॉडी थोड़ा सा, जैसे आपने कहा फीवर आने वाला होता है तो एकदम से आप टैबलेट खा लेते हैं, पहले के टाइम पे ऐसा होता नहीं था ना। हाँ, अब ये जो मैं, जैसे अब मेरी बेटी बीमार पड़ती है, मेरी बेटी 10 साल की है, अब वो बीमार पड़ती है, मैं डॉक्टर के पास लेके जाता हूँ, तो डॉक्टर जो है ना, वो एक तो पैरासीटामोल है 350 mg की कोई आती है 5 ml, वो देता है, उसके साथ एक एंटीबायोटिक कुछ होती है जो पाउडर सा आता है, उसमें पानी मिलाया, हाँ, वो correct, दे correct, दिया। correct। उसके साथ एक चीज और देता है, 3 दिन का कोर्स बताता है। तो इसका क्या मतलब, ठीक है बच्चे का बुखार तो ठीक हो गया, पर इसका असर क्या है अब सर हमारे देखिए, ऊपर? क्योंकि वो कम से कम अगर एक टाइम में उसको दवाई दी, 350 mg की बात करें तो बच्चे ने 1000 mg एक बारी में कंज्यूम कर लिया, वो दिन के अंदर 3000 mg उसके अंदर दवाई चली गई। कुछ हद तक आपकी इन्फॉर्मेशन ठीक है, कुछ हद तक थोड़ा सा इसमें हाँ। चेंजेस करने की जरूरत है। हाँ। सर जैसे मैंने आपको बताया कि एलोपैथ के जो जितने भी इमरजेंसी प्रोटोकॉल्स हैं उसमें बिल्कुल भी कोई आपत्ति नहीं है। अगर आप कोई भी ऐसी ड्रग ले रहे हैं जो शॉर्ट पीरियड के लिए, उससे बॉडी पे कोई नुकसान नहीं होगा। बस वो मिसयूज नहीं होना चाहिए कि तुरंत जब भी आपको खुद से भी आपने लेना स्टार्ट कर दिया। जैसे आप डॉक्टर के पास गए, आपने सबसे अच्छा काम किया करा, आप डॉक्टर के पास गए, आपने अपने बच्चे को दिखाया और उन्होंने आपको ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दी, सबसे बिल्कुल ठीक काम करा आपने। लेकिन अगली बार आप खुद से सोच लें कि जब भी नेक्स्ट टाइम कभी बुखार आए तो आप सेम ड्रग यूज करना स्टार्ट करें, उसकी डोज का आपको पता ना हाँ, हो। कि मेरे को पता हो कि डॉक्टर साहब ने यही दी थी, अब मैं यही यूज कर लूं, 500 रुपए डॉक्टर के बच जाएंगे मेरे। वो चीज तो वो नहीं करना। उसमें क्या होता है, डॉक्टर का नाम आता है, पिछली बार दवाई दी थी, इस बार काम ही नहीं कर रही है। हाँ। अब उसमें डॉक्टर की गलती नहीं है, वो इन्फेक्शन अलग था। अच्छा। ये इन्फेक्शन अलग है, एक बार आप दिखा देंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। तो एलोपैथ जहां पर सही काम करता है वो बिल्कुल सही कहा जाएगा, उसमें कोई गलती नहीं है। मॉडर्न सिस्टम जो है मेडिसिन का वो बिल्कुल ठीक है, बशर्ते मिसयूज ओवर यूज ना हो। और आयुर्वेद में इसको कैसे ठीक करें बुखार? सर आयुर्वेद में तो बड़ा एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है इसके लिए। अच्छा। आयुर्वेद इसको आम बोलता है। अब आम क्या होता है समझ लेते हैं, और समझना बहुत जरूरी है। उसको बोलते हैं टॉक्सिन्स। आम बोलते हैं? आम बोलते हैं सर उसको, आम 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 खाने वाला आम, खाने वाला आम, वही शब्द। खाने वाला आम, वो संस्कृत का जो वर्ड है उसको आम बोलते हैं। उसका मतलब होता है टॉक्सिन्स डेवलप हो गए हैं, कि बॉडी में टॉक्सिन्स हो गए। अब टॉक्सिन्स जो डॉक्टर जो दवाई देगा हॉस्पिटल से जाकर, आयुर्वेद क्या कहता है इस बारे में कि भाई बुखार हो तो क्या कर सकते हैं कि इंसान घर से ही कर ले? एक आम आदमी वो भी है ना जिसकी जेब में 200 रुपये भी नहीं है, तो वो उस डॉक्टर के पास जाता है जिसके पास डिग्री नहीं है। तो मेन वो आदमी कैसे करेगा? उसको भी अगर घर से कुछ ऐसा हो सकता है तो वो बताओ आप। सर देखिए, आयुर्वेद के में ना बुखार को लेके बहुत अच्छे से एलेबोरेट करा गया है, अच्छे से उसको बताया गया है। और उसमें आप यकीन करेंगे आप, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि उसमें बुखार की बहुत सारी वैरायटीज बताई गई हैं। तो उसको हम कोरिलेट कर पा रहे हैं मलेरिया से, इवन कोविड से भी उसको कोरिलेट करा गया था। कि जब कोविड का इन्फेक्शन हुआ था तो अगर आप देखेंगे तो कई सारे डॉक्टर्स ने कई सारी फार्मा कंपनीज ने वो मेडिसिन भी निकाली थी जो आयुष काढ़े को नाम दिया गया था। हाँ, करेक्ट। उसके अंदर भी सेम चीज़ें थी। जो आयुष काढ़े में चीज़ डली हुई थी, जो घर में होती हैं, आम चीज़ें होती हैं, काली मिर्च, सौंठ, गिलोय, ये सब चीज़ उसके अंदर में थी। तो आयुष काढ़ा इसी चीज़ों को लेके बनता था। तो उसी चीज़ से यूज़ करा गया था उसको, इन्फेक्शन को रोकने के लिए, इन्फेक्शन को प्रोग्रेस करने से, इन्फेक्शन को किल करने के लिए और फीवर को सबसाइड करने के लिए। आयुर्वेद में एक कॉन्सेप्ट और बताया गया है जिसको बोलते हैं आम का मतलब क्या होता है? टॉक्सिन्स बन जाना। क्या बनता है? टॉक्सिन बन जाना, यानी कि एक तरीके से बॉडी के अंदर में बहुत सारा इन्फेक्शन स्प्रेड हो गया है, तो उसको ठीक करने के लिए सबसे बेटर चीज़ जो बताई गई आयुर्वेद में वो बताया गया लंगन का मतलब होता है फास्टिंग। आज जो ये आप इंटरमिटेंट फास्टिंग सुनते हैं ना, बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है कि आजकल डॉक्टर्स बोल देते हैं आप ना डायबिटीज़ को रिवर्स करने के लिए ना इंटरमिटेंट फास्टिंग पे आ जाइए, 14 घंटे 16 घंटे कुछ मत खाइए। ये कॉन्सेप्ट आयुर्वेद का था। अच्छा। और ये 3000 साल पहले लिखा जा चुका था, जिसको आज रजिस्टर करा जा रहा है। आम तौर पे तो 12 घंटे तो भूखे रह लेता आदमी, मैं भी रह लेता हूँ, कभी 14 घंटे भी हो जाता है। और अगर बीच में खाना भी है ना, तो जैसे फ्रूट खा लिए, कुछ ऐसा खा लिया जो जल्दी पच जाए, ठीक है, तो ये कर लेते हैं। मतलब 12 घंटे तो नॉर्मल सी बात है। जब आदमी रात को 10 बजे के बाद तो आमतौर पे खाना होता ही नहीं, फिर सुबह 11-12 बजे ही होता है। बिल्कुल ठीक है सर, ये स्टैंडर्ड टाइम हो गया। हाँ, ये 12 घंटे का स्टैंडर्ड टाइम हो गया कि आप रात को 8 बजे सोए, सुबह 8 बजे उठे। ऐसा तो नहीं है कि 6 बजे के बाद फ्रूट नहीं खा सकते या कुछ नहीं खा सकते? फ्रूट की एक टाइमिंग्स होती है सर। मेरा मानना ये है कि कभी भी खाली पेट में फ्रूट नहीं खाना चाहिए, कोई भी खाली पेट में फ्रूट नहीं तो खाना दुनिया चाहिए। कहते खाली पेट में जूस पियो, फ्रूट खाओ। जिनको एसिडिटी की दिक्कत रहती है, अच्छा। जिनको गैस्ट्रिक इश्यूज हैं, उनको कभी भी सुबह उठते खाली
खाली पेट फ्रूट नहीं खाना चाहिए, कोई फल जिनको नहीं। गैस बनती हो उनको फल नहीं खाना चाहिए, उनको फल नहीं खाना खाली चाहिए। पेट। हाँ, कोशिश ये करनी चाहिए कोई भी सुबह खाली पेट एकदम से उठते ही फल ना खाए। हम्म, क्लियर है? तो उतना चीज़ हमें करनी चाहिए। और सुबह उठते ही ऐसा कोई भी फल मत लीजिए, ऐसा कोई भी फ्रूट जूस मत लीजिए जिसमें खट्टा बहुत ज़्यादा हो। आपको एसिडिटी की दिक्कत है, आप खट्टी चीज़ और ले रहे हैं, जैसे मान लीजिए आपने मौसम्बी का जूस आपने ले लिया, आपने हाँ। कीवी सुबह उठ के खा लिया, तो हाँ। खट्टा ज़्यादा है ना, सिट्रस ज़्यादा है वो, तो दोबारा से जाके वो क्या करेगा, वो पित्त को ही तो बढ़ाएगा। पित्त बढ़ेगा तो आपकी जो प्रॉब्लम थी वो और ज़्यादा एग्रीवेट होगी। तो अच्छा। कोई भी खट्टी चीज़ से बचिए जिसमें सिट्रस ज़्यादा है, सुबह उठते ही एम्प्टी स्टमक आप ले रहे हैं तो उससे बचिए। अगर आपको एसिडिटी, ब्लोटिंग, डाइजेशन के इश्यूज़ हैं तो ये चीज़ें बंद रखनी चाहिए। शाम के टाइम पे बिल्कुल जब आपका रात हो रही है, जिस टाइम पे आपको डिनर करना है, उस टाइम पे फ्रूट को कंबाइन मत करिए अपने खाने के साथ। अच्छा, खाने में रोटी सब्जी ये सब होता है, नॉर्मल सी बात है, सैलेड तो कौन ही खाता है, ना के बराबर सैलेड खाता है हर आदमी। कौन सा दिन में ऐसा बेस्ट टाइम है जिस टाइम खाना खाना सबसे बढ़िया होता है? जैसे कभी मैंने तो जो सुना है, जो हम देखते हैं कि आम तौर पर दोपहर से बेस्ट टाइम कुछ नहीं है, 2 बजे 1 बजे, क्योंकि इस टाइम कहते हैं सूरज सिर पे होता है और आपकी गर्मी भी शरीर की होती है, तो पचाने में अब मुझे इस बारे में बिल्कुल बिल्कुल एक इसको खोल के बताओ, जनता आम जनता इसको देख ले। ठीक है सर, मुझे एक चीज़ बताइए, आपने सुबह ब्रेकफास्ट किया, अब आपने लंच का टाइम जो स्टैंडर्ड टाइम रखा हुआ वो 1 बजे का, ऑफिस में भी यही होता है ना कि 1 बजे लंच हो जाता है, हाँ घर में भी 2 बजे के टाइम पे हाँ, वही लंच होता हो है, 2 जाता बजे है, 2:30 स्टैंडर्ड टाइम बजे यही के, रखा गया हाँ 1-2 बजे बिल्कुल। का। आपने सुबह ब्रेकफास्ट करा और आपको वो खाना डाइजेस्ट नहीं हुआ, हाँ, तो क्या वो फॉलो करेंगे कि 1 बजे मैं खा लेता हूँ, सूरज सर पे आ चुका है, बॉडी में हीट है, 2 बजे मैं लंच कर लेता हूँ? पेट तो भरा रहता है पर 2 बजे का टाइम हो तो बस खाना खा लो। वो साइकोलॉजिकल है सर, हाँ, वो साइकोलॉजिकल है। वो वही चल रहा है। इस बैरियर को हटाना चाहिए। हमने ये इससे पहले अपने चैनल पे बोला भी है, एक वीडियो हमने डाली भी थी कि जब आपको भूख नहीं है ना तो भी आप सिर्फ टाइम को देख के खाना खा रहे हैं कि टाइम हो गया, लंच का टाइम हो गया। ऑफिस में ना 1 घंटे की छुट्टी जो मिलती है ना, उसको मुझे यूज भी तो करना है ना। हाँ, अगर लंच नहीं खाऊंगा तो फिर मुझे ऐसा ना हो मेरा बॉस मुझे काम पे लगा ले, तो लंच तो कर नहीं रहा है, तो वो सबसे गलत चीज़ है। आपको जब भी आपने मुझसे पूछा सबसे बेस्ट टाइम कब है, किस टाइम खाना खाना चाहिए, मेरा मानना ये जब आपको भूख लगे तब आपको खाना खाना चाहिए। अच्छा, टाइमिंग का कभी भी ऐसा कुछ नहीं रहा है सर। आपको भूख लगी हुई है अभी, आपकी डाइजेस्टिव फायर जो है, जो अग्नि है, अग्नि है। वो इस टाइम पे तेज है, वो इस टाइम पे खाना मांग रही है। आप कह रहे नहीं अभी नहीं खाऊंगा, मैं तो 2 घंटे बाद खाऊंगा क्योंकि तब 1 बजेगा, तब 2 बजेंगे, वो चीज़ तो कैसे भी वैलिड अच्छा, नहीं इस हुई। चीज को, हाँ, एक तो ये हो गया जैसे आपने भी बताया कि खाना तब खाना चाहिए जब भूख लगे, वैसे नहीं, कोई टाइमिंग नहीं है बिल्कुल उसकी। सर, ठीक है, बिल्कुल यही कह रहे हो आप। बिल्कुल सर। अब उसको डिफाइन कैसे करें? यहाँ से करें, यहाँ से पर लगता है यार खाना चाहिए, और यहाँ से डिफाइन हुए पेट में लग रहा है कि खाना चाहिए, या तो पता कैसे चलेगा? या तो मन कर रहा है कि मैं क्रेविंग होगी, मन एक हाँ, तरीके से। बिल्कुल ठीक है सर। 2 चीज़ों से आपको महसूस होता है कि मुझे भूख लग रही है। एक तो सबसे ज़्यादा जो और सबसे डोमिनेट जो है वो है आपका दिमाग। अच्छा, हमारा दिमाग हमसे कहता है कि भूख लग रही है, खाना खा लेना चाहिए। हाँ। और एक दूसरे जो इंडिकेशन देता है वो हमारा पेट है। अच्छा, हमें अपने पेट को थोड़ा समझना चाहिए। आजकल ना एक नया कॉन्सेप्ट चला, माइंड मसल कनेक्शन जो चल रहा है, जो रिलेशन चल रहा है, माइंड को मसल से कनेक्ट करना। मैं आज एक नई चीज़ बोल रहा हूँ कि माइंड को गट से रिलेट करना स्टार्ट करिए, अच्छा। उसका रिलेशन डेवलप करिए, अपने पेट को समझना शुरू करिए कि आपको किस टाइम पे भूख लग रही है। आपने सुबह खाया हुआ है खाना, वो आपको अभी खुद से महसूस हो रहा है कि अभी डाइजेशन नहीं हुआ। डाइजेस्टिव फायर ना आपको इंडिकेशन जरूर देगी। अच्छा। जिस टाइम पे आपको भूख लगने वाली होगी ना, उस टाइम पे आपको खुद से महसूस होगा मुझे भूख लग रही है। और जब आप खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद जब आप सेटिस्फेक्शन फील करते हैं, तो समझ लीजिए कि आपने बिल्कुल अप्रोप्रिएट टाइम पे खाना खाया है। तो पेट से मतलब ये पेट में वो हल्की सी वो लगेगी भाई? ऐसा महसूस नहीं होगा सर, वो रिलेशन डेवलप करना पड़ता है। जैसे पेन के साथ डेवलप होता है रिलेशन की, मुझे यहाँ पे थोड़ा सा पेन दर्द हुआ, यहाँ पे चुभन हुई, तो वो रिलेशन भी डेवलप करते हैं। माइंड को मसल से कनेक्ट करते हैं, तभी जाके वो आजकल वो बाइसेप्स डेवलप हो रहे हैं, चेस्ट डेवलप हो रही है, ट्राइसेप्स डेवलप हो, तो माइंड मसल कनेक्शन हुआ ना। ऐसे माइंड गट का थोड़ा सा रिलेशन अगर गट क्या है? गट मैं बोलूंगा कि एक तरीके से आपका इंटेस्टाइन का पार्ट, आपका एब्डोमेन का पार्ट को मैं कोई बैक्टीरिया है या कोई शरीर का पार्ट है? नहीं, देखिए गट को यूजुअली इंटेस्टाइन के रूप में बोला जाता है। अब गट के अंदर में बैक्टीरियाज होते हैं, हेल्दी बैक्टीरियाज भी होते हैं और अनहेल्दी बैक्टीरियाज भी होते हैं। अच्छा, तो वो डिफरेंट चीज़ हो जाएगी। मेरा मानना ये है कि जब भी आपको भूख लगे, आप सिर्फ अपने पेट की सुनिए, दिमाग से मत सोचिए कि टाइम कितना हो गया। अब कुछ लोग तो ये भी कह देंगे कि रात के टाइम पे हम जगते हैं तो हमें रात के टाइम पे भूख लगती है। अब रात को वो भूख नहीं लग रही है, वो रात को क्रेविंग हो रही है, सिर्फ वो गलत चीज़ खाने की। आप मुझे बताइए, इससे पहले कब किसको क्रेविंग होती थी कि रात के 3 बजे मुझे कुछ खाना है, पिज़्ज़ा खाना, बर्गर खाना? ये आज जो सहूलियत मिल रही है ना, उसकी वजह से ये हो रहा है। हाँ, 15-20 मिनट में, आधे घंटे में 10 मिनट खाना में आ आ जाता जाता है है। और आज तो गाजर का हलवा खाते हैं, आज ये खाते हैं, बाहर से क्या आ रहा है कुछ नहीं हाँ, पता। और आप घर का खाना 3 बजे खिला के दिखा दीजिए मुझे किसी को। अगर खाना भी खाएं तो घर का खाएं, चाहे रात को 3 बजे भूख मुझे लगे। लॉजिकल, मैं बड़ी चीज़ पूछ रहा हूँ, रात के 3 बजे किसको घर का खाना खाने का मन करेगा? आप सोच के देखिए, क्या कभी आपका मन करेगा रात के 3 बजे मैं खिचड़ी खा लेता हूँ?
मैं रोटी सब्जी खा लेता हूँ, मैं दाल खा लेता हूँ, रात के 3 बजे मन करेगा? नहीं मन करेगा। रात के 3 बजे मन करेगा चटपटा, वो जो हाँ टंग के लिए टेस्टी होता है ना, हाँ। वो खाने का मन करेगा ना। बर्गर खा लेते हैं इस टाइम पे, अरे कॉफी बीस पी लेते हैं। 20-22 साल का युवा, रात को अगर 10 बजे भूख लगी हाँ तो सीधा मुड़थल। हाँ, सच बात है। हाँ सीधा मुड़थल भागते हैं। गाड़ी में 4 लोग बैठेंगे, चलो जी मुड़थल चले, वहां बिल्कुल ठीक खाएंगे। कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे वहाँ हैं आप। क्या मिल रहा है, अच्छा मिल रहा है, बोलो वो नहीं है। हमें क्रेविंग हो रही है, हमें खाना है, हमारा खाने का मन है, चलो मुड़थल। मैं कह रहा हूँ आपको खाना भी है ना, तो आप मुर्तल जाए खा रहे हैं, जब जहाँ भी खा रहे हैं खाइए, मुझे कोई दिक्कत नहीं। हाँ आप एक काम कर लीजिए, आपने हैवी मील कोई ली है, आप उसके नेक्स्ट मील को स्किप कर दीजिए, अच्छा। छोड़ दीजिए। ये तो चीज़ करी जा सकती है। हाँ आपने आज रात को आपने पिज़्ज़ा खा लिया, बर्गर खा मान लो लिया, मैंने 1 बजे पिज्जा खा लिया, ठीक है, ठीक है। उसके बाद मुझे सुबह कब खाना खाना चाहिए? मेरा मानना ये चाहिए कि आपने रात को 1 बजे आपने पिज़्ज़ा खा लिया, फिर सो गए 2 बजे, सो गए आप उसके बाद। ठीक है मैं 1 बजे से 1 बजे तक का टाइम तो 12 घंटे तो वैसे हो गया। ठीक है। तो उठेंगे भी आप, जब 2 बजे सो रहे हैं तो मेरे ख्याल से आप सब 7-8 बजे तो नहीं उठ पाएंगे। हाँ वही 8-9 तकरीबन बजे के 10-11 आसपास। बजे के आसपास आप हाँ उठेंगे। हाँ 8 घंटे तो। वो 8 घंटे का टाइम हो गया, उसको भी छोड़ दीजिए, और 3-4 घंटे अपने और निकाल लीजिए। उसके बाद आपको अपना और कुछ अगर खाने की भूख सोचना लग जाए चाहिए। उठते ही? मेरे हिसाब से तो सर नहीं लगनी चाहिए। अच्छा, अब आपके साइकोलॉजिकल अगर वो इफेक्ट है आपके दिमाग में कि उठते मुझे खाना चाहिए, खाना चाहिए, तो उसके लिए क्या खाना चाहिए वो फिर? बीमारी का कारण है। वो उतना कंट्रोल तो करना चाहिए। अच्छा करना चाहिए, और ना कर पाए तो फ्रूट खा ले या कुछ और? सर उसका सब्स्टिट्यूट तो मेरा मानना ये है कि हल्का सा गुनगुना पानी पी लेना चाहिए, अच्छा डिटॉक्स ड्रिंक पी लेना चाहिए, कोई जीरे का पानी या अजवाइन का पानी पी लेना चाहिए थोड़ा सा, अच्छा या कोई भी ऐसी चीज़ खा लेनी चाहिए जिससे आपकी जो वो जो क्रेविंग है ना वो शांत हो जाए। अच्छा तो वो कर लेना चाहिए, कोई भी चीज़ खाने की बजाय ठीक है। वो कर लेना चाहिए। और इतना कंट्रोल रखना चाहिए बॉडी के ऊपर में कि आपको वो चीज़ नहीं खानी है, नहीं तो बीमारियों का घर बनेगा। आने वाले टाइम में आप डायबिटीज़, मोटापे की तरफ जाएंगे जाएंगे, बीपी की तरफ जाएंगे जाएंगे, अगर आज हम ये चीज़ नहीं समझ पाए। मतलब अगर 16 घंटे तो कम से कम मान के 14-15 घंटे तो आपको छोड़ना ही पड़ेगा। मैं कह रहा हूँ 12 से 14 घंटे भी अगर आप छोड़ देते हैं, और रोज़ नहीं छोड़ना है सर, हम्म, रोज़ अगर पिज़्ज़ा खा रहे हैं तो फिर तो अलग बात है, लेकिन अगर भी वीक में कभी ऐसा हो रहा है तो एक मील स्किप कर दीजिए, कुछ नहीं करना। आपका जो मन करता है आप खाइए ना, क्या दिक्कत है, लेकिन उसको स्किप कर दीजिए। अगली मील मैं नहीं खाऊंगा, मैं दोपहर में आज खाना नहीं खाऊंगा, मैं तो सीधा फिर अगली रात को ही खा लूंगा थोड़ा हाँ सा। मतलब वो हैवी हो जाता है बस उसको मैदा। डाइजेस्ट, बॉडी को क्यों इतना परेशान कर रहे हैं? बॉडी को तो रिकवरी चाहिए ना। आप रात को सोते हैं 8 घंटे के लिए, किस लिए सोते हैं? आपको रिकवरी चाहिए ना। ऑर्गन्स का भी तो रिकवरी चाहिए, अंदर के अंग जो है वो भी तो रिकवरी मांगते हैं। उनको 24 घंटे काम पे लगाए रखेंगे, जैसे लीवर को लगाए रखते हैं, तो उसका कोई फायदा नहीं। हम्म। अब इसमें क्या है कि जैसे, और ये जो जैसे लीवर के बारे में आप बात कर रहे हो, तो ये जो दवाइयाँ हम खाते हैं इसका लीवर किडनी इस किसी पे इफेक्ट पड़ता है? जो बहुत ज़्यादा मतलब पैरासीटामोल या दर्द हुआ फिर पेन किलर खा ली, फिर दर्द हुआ फिर पेन किलर। मेरा दोस्त है पीछे अभी, उसकी कमर में कहीं दर्द होता था, पता नहीं इस साइड कहाँ पे, तो वो पेन किलर खा के ठीक हो जाता था। कोई ज़्यादा हुआ तो इंजेक्शन लगवाया हॉस्पिटल से, ठीक हो गया, बस आ गया घर। करते 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 अभी एकदम से ऐसा बेड पे बैठा कि वो अब इस दुनिया में नहीं रहा। तो उसने सिर्फ यही, जो हम तो जानते थे उसको, उसने यही करा यार, बस पेन किलर खा लिया, काम चल गया, अब चल रहा। तो एकदम से उसका ऐसा हुआ कि वो हॉस्पिटल से वापसी नहीं आ पाया। तो ये क्या है, मतलब कितना ज़्यादा इफेक्ट करता है ये दवाइयाँ जो आजकल आ रही हैं, सर देखिए, पेन किलर और ये सब? सिर्फ दवाइयाँ इफेक्ट नहीं करती है लीवर पे। अच्छा। लीवर पे हर कुछ का इफेक्ट होता है। आप जो भी चीज़ खाएंगे, जो भी चीज़ पिएंगे, वो सब लीवर को परेशान करेंगे, क्योंकि लीवर का जो हमारा बॉडी में मैकेनिज्म है वो डिफेंस मैकेनिज्म है, वो हमारी शरीर की पुलिस है। अच्छा। सब कुछ उससे होके जाएगा, लीवर से? लीवर से होके जाएगा। लीवर ही आपके टॉक्सिन्स को रिमूव करेगा, लीवर ही आपके ब्लड को सफाई करेगा, जिसको मैं कहता हूँ कि फिल्ट्रेशन का काम करता है। अच्छा ब्लड को क्लीन करता है ताकि आगे आने वाले ऑर्गन्स के अंदर वो पास हो सके आराम से। अच्छा आपकी बॉडी का नरिशमेंट बना रहे, उसके लिए कोई भी टॉक्सिन्स बाहर से आता है उसको किल करने का काम करता है। आपके लीवर जो है वो आपके एसेंशियल प्रोटीन्स को बनाता है। आपका जो लीवर है वो एक तरीके से आपके डाइजेशन में हेल्प करता है, तो वो तो सब काम करता है। तो इसीलिए जो भी चीज़ आप खाएंगे वो लीवर से बाईपास होकर जाएगा। आपकी चाय, आपकी कॉफ़ी, आपका बाहर चाय का कॉफी खाना, ये सब, दाल चावल, ये सब कुछ लीवर, पिज्जा, मोमोज, सब सब चिली सब पोटैटो, डायरेक्टली इनडायरेक्टली लीवर से जुड़े हुए हैं, लीवर से एसोसिएटेड हैं। लीवर 24 घंटे 7 दिन 12 महीने लीवर आपके लिए काम करता रहता है। अच्छा। वो ऐसा हार्डवर्क करता है जो किसी को दिखता भी नहीं है, लेकिन हम उसको परेशान करते रहते हैं। और लीवर शरीर को क्या फायदा देता है? जैसे मैंने आपको बताया, फिल्ट्रेशन का काम करता है, मतलब आपका खून साफ करता है? खून साफ करता है, ठीक आपके है। डाइजेशन में हेल्प करता है, क्योंकि वो आपके बाइल को बनाता है। किसको? बाइल को, पित्त बोलते हैं इसको, पित्त को? आम भाषा में इसको पित्त बोलते हैं। ये आयुर्वेद वाला पित्त नहीं है। अच्छा। आयुर्वेद में 3 बेसिक प्रिंसिपल होते हैं, फंडामेंटल्स होते हैं, वात, पित्त, कफ। कफ। आपने सुना होगा ना, इसकी पित्तज प्रकृति है, इसको तो कफज प्रकृति है, तो वो दोष हो गए, वो अलग चीज हो गई। लेकिन इसको जो पित्त बोल रहे हैं, इसको आम भाषा में बोल रहे हैं, इसको बोलते हैं बाइल।
लीवर हमारे बिलिरुबिन, जिसको जॉन्डिस बोलते हैं एक तरीके से ना, जब अगर ज़्यादा हाई हो जाता है तो जॉन्डिस बोल देते हैं उसको, तो बिलिरुबिन को ब्रेक डाउन करके बाइल में कन्वर्ट करके आंतों में भेज देता है। अब ये करता क्या है? ये करता है डाइजेशन में हेल्प, खाना हाजमे में। आपने पिज़्ज़ा खाया, आपने रोटी सब्जी दाल चावल खाए, अब उसको डाइजेस्ट कराने में हेल्प करता कौन है? लीवर। और वो किसके थ्रू करता है? बाइल जूस के थ्रू करता है। वो जो बाइल निकलता है वहाँ से, बाइल जूस? बाइल जूस एक लीवर एक लिक्विड बनाता है अच्छा जो जाके आपके गोल ब्लैडर में स्टोर हो जाता है, अच्छा, आपकी पित्त की थैली में स्टोर हो जाता है। ठीक है। जब भी आपने कुछ खाया वो रिलीज होता है, इंटेस्टाइन में जाके एब्जॉर्ब होता है, और वहाँ से वो आपके जितने भी खाने को सब कुछ को इकट्ठा करता है और उस हिसाब से आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करता है। अच्छा ठीक है। तो ये लीवर का डाइजेशन में हेल्प है। लीवर एसेंशियल प्रोटीन्स, जितने भी प्रोटीन्स जो होते हैं एसेंशियल वाले, वो उसमें हेल्प करता है। लीवर का बहुत ज़्यादा रोल है आपके फ्लूइड को मेंटेन करने में। आपने कई बार लीवर के ऐसे पेशेंट्स देखे हैं जहाँ पर पेट में बहुत सारा पानी हो जाता है? हाँ हाँ, मेरे भाई है, अच्छा, उनके लीवर में पीछे पानी भर गया था, उनका लीवर, करेक्ट, वो अल्कोहल ज़्यादा लेते हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप सर। उसमें एल्ब्यूमिन की कमी आ जाती है। एक प्रोटीन होता है जिसको लीवर प्रोड्यूस करता है। एक प्रोटीन जिसको लीवर प्रोड्यूस करता है। हाँ, अच्छा, करेक्ट करेक्ट, प्रोटीन बनाता है लीवर। प्रोटीन बनाता है। ठीक है। प्रोटीन के अंदर से भी सब प्रोटीन मैं बोलूँगा, प्रोटीन को ब्रेक डाउन करके उसको एल्ब्यूमिन में कन्वर्ट करता है। और एल्ब्यूमिन क्या करता है? आपके पेट के फ्लूइड को, आपके पेट के पानी को मेंटेन रखने का काम करता है। अच्छा जहाँ पर लीवर में डैमेज की तरफ लीवर जाना शुरू हो जाता है, लीवर सिरोसिस जिसको बोलते हैं, अच्छा, लीवर वहाँ सिरोसिस। पर लीवर सिरोसिस, जहाँ पर एल्ब्यूमिन कम होना शुरू हो जाता है, वहाँ पर एल्ब्यूमिन जैसे जैसे कम होता जाएगा, पेट में पानी आने के चांसेस, जिसको एसाइटिस बोलते हैं, मतलब जो जो लीवर प्रोटीन बनाता है वो कम हो जाता है, वो कम होना स्टार्ट हो जाता है। अच्छा, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। जो लीवर ने, मान लो एक समझ को सपोज करो लीवर 50 ग्राम एक आदमी में दिन में 24 घंटे में अगर प्रोटीन बना रहा है, तो वो कम होता जाएगा। पर उसका कारण क्या रहेगा? हम जो गलत खाना खा रहे हैं। नहीं नहीं, उसका कारण ये रहेगा कि आपने लीवर को इतना गलत खाना दिया, इतने गलत ड्रग दिए, इतने गलत आपने उसमें मेडिसिन खाई और अल्कोहल लिया, सब चीज लाइफस्टाइल खराब करी कि लीवर खराब हो गया। अब लीवर खराब हो गया तो उसके हेपेटोसाइट सब खराब हो गए, तो इस वजह से अब वो कोई भी अपना काम कर नहीं पा रहा है। तो जब वो काम नहीं कर पाएगा तो वो किसी भी तरह की बाइल फॉर्मेशन वो मतलब न्यूट्रिशन नहीं दे पाएगा, कुछ भी नहीं कर पाएगा सर। वो धीरे धीरे करके बाकी ऑर्गन्स को भी अफेक्ट करेगा, आपके डेली जो आपका लाइफस्टाइल है उसको अफेक्ट करना स्टार्ट करेगा, और वो फेटल डिजीज में कन्वर्ट हो जाता है, जहाँ पर जान जाने का खतरा रहता है। तो यहाँ तो शाम को भाई साहब 7 बजती है और मेरे आधे दोस्त ठेकों पे भागते हैं। मैं सच्चाई बता रहा हूँ, ठेकों पे भागते हैं और जाके चाहिए भैया लाओ बोतल और शाम को खुलेगी, क्योंकि ज्यादातर दोस्त पंजाबी भी हैं और भी सबको अल्कोहल की आदत पड़ी हुई है। जी जी जी। भाई शाम को बोतल खुलेगी, जब तक वो बोतल खत्म नहीं होगी 10 बज जाएंगे, 11 बज जाएंगे, बातें करके फिर आराम से शांति से कर जाएंगे कि अब हो गया दिमाग शांत और शरीर हो गया फेल, अब चलते हैं घर। तो अब लीवर पे तो इफेक्ट कर ही रहा है ना, जी जी। कि लीवर तो खराब हो ही रहा है, पर इसका कुछ तो ऐसा होगा, हम ऐसा क्या खाएं दिन में कि भाई लीवर कहीं ना कहीं, ये लीवर को ऐसा क्या दें जो एक शरीर का होता है ना, कि लीवर को ये चीज़ दो, नारियल पानी दो या कुछ दो, कुछ तो ऐसा लीवर का आप बताओ कि लीवर कम से कम, जो आदमी रात को पी रहा है, जब 90% जनता आज के टाइम में रात को मतलब शराब लेती है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, 90 नहीं 80% लेती होगी, और 10% तो दिन से शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल ठीक, मतलब सुबह 4 बजे से लेने शुरू करते हैं, वो सासी के दरवाजे खटखटा देते हैं, उनको कहीं और नहीं मिलती तो वहां से लेके पीते हैं, देसी शराब पीते हैं, जो मिल गई वो पी लेते हैं। मतलब लीवर पे सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ता होगा। और इसके लिए लीवर ठीक रहे, इसके लिए ऐसी कौन सी मतलब चीजें हैं जो आमतौर पर घरों में है या क्या है? जैसे पानी है, जैसे कुछ है, या नारियल पानी है, वो लेना चाहिए उस आदमी को जो रोज अल्कोहल ले रहा है? कौन सी चीजें ले सकता है कि वो उसको कहीं ना कहीं रिकवर तो कर पाए? चलिए ठीक है। सर पहले ये समझ लेते हैं कि लीवर को ऐसी क्या चीज़ नहीं देनी चाहिए जिससे ये स्थिति उत्पन्न ना हो। अच्छा ठीक है। जो चीज़ लेनी चाहिए वो तो बाद में आ जाएगा, पहले आपको प्रिवेंशन जरूरी है ना। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर कहा जाता है, कि बचाव पहले करिए, बाद में कुछ और देखा जाएगा। तो पहले बचाव पे आते हैं। जैसे आपने नाम लिया अल्कोहल का, तो ज़्यादातर अक्सर लोगों को लगता है कि ना लीवर डैमेज सिर्फ अल्कोहल से होता है। लीवर डैमेज करने के और भी बहुत सारे रीजंस होते हैं, तो पहले उसको भी हम मार्क कर लेते हैं। हेपेटाइटिस के जो वायरल हेपेटाइटिस होते हैं, हेपेटाइटिस बी सी, सुना है, पर ये है क्या? ये वायरल इन्फेक्शंस होते हैं सर। अच्छा। जो कई मीडियम से, कई माध्यम से बॉडी के अंदर में प्रवेश करते हैं। ठीक है ठीक है। अब ये जब अंदर जाते हैं तो ये लीवर को परेशान करना स्टार्ट करते हैं, लीवर को खराब करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो यूजुअली अगर आपने सुना भी होगा, कोई अगर आपको पड़ोस में या कोई जानकार भी कहता है कि उसका लीवर खराब हो गया था, तो सबसे पहला वर्ड क्या आता है मन में? शराब बहुत पीता होगा। शराब बहुत पीता होगा, और जबकि उसने कभी शराब पी ही नहीं होगी। तो हाँ, तो उसके भी खराब होते हैं, मैंने सुना है। करेक्ट। हाँ। तो एक कारण क्या हो गया? वायरल हेपेटाइटिस। ठीक है। जो ऐसे कीटाणु, ऐसे वायरस जो आपके लीवर में प्रवेश कर गए और वो आपके लीवर को खत्म कर रहे हैं, लीवर को खा रहे हैं एक तरीके से। तो पहला कारण तो एक ही हो गया। दूसरा कारण अल्कोहल, जैसे आपने बताया, वो तो है ही।
एक तीसरा कारण और है जो छुपा रुस्तम है, जिसके बारे में आज कोई एड्रेस नहीं कर रहा है, आज अवेयरनेस नहीं है और उसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो वो है फैटी लीवर। अच्छा। फैटी लीवर अगर प्रोलॉन्ग्ड रह जाता है, बहुत लंबे टाइम तक अगर फैटी लीवर ट्रीट नहीं करते हैं, उसका कारण नहीं समझते हैं, तो वो धीरे धीरे करके उसकी ग्रेडिंग अप होनी स्टार्ट होती है। लीवर होता कहाँ है शरीर में वैसे? सर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये भी लोगों को पता ही नहीं है। हाँ, जब उनको अपने उस चीज़ का पता ही हमें नहीं, ये तो नहीं उसका पता ध्यान कैसे लीवर कहाँ है। रखेंगे? फेफड़े को तो पता है, फेफड़े यहाँ होते हैं, बिल्कुल ये ठीक तो है सब सर, पता बिल्कुल है। ठीक है। तो इसको तरीका मैं मेडिकली भी बताऊंगा और आम इंसान के तरीके से बताऊंगा। जो राइट अपर क्वाड्रेंट होता है, यानी कि राइट साइड अपना आपका सीधा हाथ है, ठीक है, सीधे हाथ में आप अपना सबसे पहले यहाँ पर अपना महसूस करेंगे सीधा फेफड़ा है, ठीक है, राइट लंग है। ठीक है। ये राइट लंग सबको पता है कि हाँ फेफड़ा है। फेफड़ा है। उसके नीचे में अगर आप देखेंगे तो हाथ लगा के देखेंगे तो हल्का सा आपको पसलियां फील होगी, हाँ, पसलियाँ हैं। रिब ठीक केज है, फील होगा ना। हाँ। तो पसलियों के जस्ट नीचे वाला जो हिस्सा वो लीवर है, अच्छा, जो आप ये प्रेस कर रहे हैं हाँ, एग्जैक्टली ये वो पोजीशन ये है। लीवर है भाई, देख लो। ये पोजीशन जो जो आप बता 7 रहे बजे हैं, ठेके पहुंच जाते हो ना, ये यहाँ होता है वो आपका इसका असर। तो ये मेरे भाइयों के लिए, दोस्तों के लिए, जो ये शाम को 7 बजे वहां पे मिलते हैं। सुन लो भाई, तुम्हारे लिए बताया जा रहा है। आगे बोलो तो सर। ये लीवर है जो जहाँ सिचुएटेड होता है। ये इसमें जो भी आप चीज़ खाएंगे वो इसको परेशान करेगा ही करेगा, क्योंकि ये कोशिश करता है कि आपका शरीर परेशान ना हो। तो ये खुद परेशानी झेलता जो है। मतलब बाहर का खाना है, कुछ भी, एवरीथिंग, बाहर का कुछ भी। कुछ भी, मतलब किसी भी तरह का, आपका घर का फूड, आपका कोई भी लिक्विड, कोई भी चीज़, पानी, दूध, सब कुछ, ये सबसे पहले उसको ये उसमें से होके जाएंगे मतलब क्या है कि पहले उस प्रोसेस से गुजरेंगे। हाँ, एक तरीके से इससे पूछेंगे कि हम बॉडी में एंटर होना चाह रहे हैं, क्या हो सकते हैं, हम ब्लड में एंटर होना चाह रहे हैं, क्या हो सकते हैं। तो ये पहले बोलेगा आपको कि अगर इसमें से ये वेस्ट मटेरियल है, ये टॉक्सिन्स हैं, ये कीटाणु हैं, इसको हटाइए, इसको हटाइए, इसको हटाइए, अब आप ठीक है, अब आप जा सकते हैं। तो ये बैरिकेडिंग का काम करता है, जैसे पुलिस वाले करते हैं कि नहीं नहीं ये सब चीज़ जो है, ये जो तो एंटी सोशल जो एलिमेंट्स हैं उनको हटाइए। तो सेम चीज़ काम ये करता है, लीवर का काम यही है। ये आपका डिफेंस मैकेनिज्म, ये आपका पुलिस है, ये आपका। तो ये चीज़ हो गई। तो फैटी लीवर एक बीमारी है जो लीवर होता कितना बड़ा है, उसका साइज कितना होता सर होगा? लीवर का साइज आप मान के चलिए 1300 ग्राम से लेके 1500 ग्राम का साइज होता है। यानी कि मोटा मोटा मान के चलिए कि 1.5 किलो का एक चीज़ होती है। एक इतना बड़ा साइज हो गया लीवर? लगभग इतना ही साइज है। अंदाजा। हाँ, 1.5 किलो का साइज होता है। अच्छा, और यही है जो सब कुछ शरीर में करता है। सबसे बड़ा ऑर्गन है, अच्छा। लार्जेस्ट ऑर्गन है ये। और यही है जितने किडनी से ही बड़ा होता है? सर किडनी तो 2 हो गई। हाँ, तो किडनी, क्योंकि अगर हम सिंगल के हिसाब से देखेंगे तो बड़ा ही है, अच्छा, बिल्कुल बड़ा है। और दोनों के हिसाब से देखेंगे तब भी बड़ा है, वेट में भी, साइज में भी, दोनों चीज़ों में बड़ा है। अच्छा, तो ये जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं ये सब चीज़ करता है ये। अच्छा, तो कुल मिला के लीवर जैसा काम तो कोई और ऑर्गन करता भी नहीं है। अच्छा। लीवर इतना इम्पोर्टेंट है, हमें तो नहीं पता था, हमें लगता था बाकी चीजें इम्पोर्टेंट है। नहीं नहीं सर, देखिए हम अभी जिस टॉपिक पे थे कि फैटी लीवर के साथ साथ में और भी क्या चीज़ ऐसी होती है जो लीवर को ख़राब करती है।